नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 जून को यानी नतीजे वाले दिन 4 जून को अगर मोदी जी का रथ फंस गया, अगर मोदी जी की सीटें कुछ कम पड़ गईं, तो मोदी जी के डगमगाते रथ से सबसे पहले उनके सहयोगी कूद जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और इस लिस्ट में, कूदने वालों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, गेस करिए, सबसे पहला नाम वो नीतीश कुमार का है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और अगर सीटें कम पड़ी, नीतीश कुमार अगर निर्णायक स्थिति में हुए, डिसाइसिव पोजीशन में हुए कि उनके साथ से मोदी की सरकार बन सकती है और उनका अगर साथ ना दें तो सरकार नहीं बन सकती, अगर इस स्थिति में नीतीश कुमार हुए तो साथ छोड़ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, पलट सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुलासा कर रहे हैं नीतीश कुमार के भतीजे तेजस्वी यादव। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की बात तो मैं बाद में करूंगा, एक्सपर्ट के साथ करूंगा। एक और साथी इसी फेरिस्त में जो रथ से कूद सकते हैं, या हो सकता है वो रथ में ना हो, पीछे पीछे चल रहे हो। एक साथी हैं जो एनडीए में नहीं है, एनडीए में नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में नहीं है, गठबंधन में नहीं है मोदी जी के, लेकिन मोदी जी के साथी हैं। जी हाँ, ये साहब नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अब आप कह सकते हैं कि हर नाजुक मोड़ पर, हर मौके पर नवीन पटनायक ने कहीं ना कहीं मोदी जी का साथ संसद में, लोकसभा में दिया है, राज्यसभा में भी दिया है। लेकिन इस बार नवीन पटनायक थोड़ा सा खफा है अंदर ही अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी और शाह साहब जैसे घात लगाए बैठे हों कि यहां पर नवीन पटनायक थोड़ा और कमजोर हो तो उनको कहीं ना कहीं किनारे ही कर दिया जाए, हाशिए पे कर दिया जाए। और उड़ीसा को कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हाथ में लेना चाहती है। जैसे जैसे नवीन बाबू की उम्र बढ़ रही है, अमित शाह की निगाहें भी उड़ीसा पर गड़ती चली जा रही। नवीन पटनायक को लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं सच्चे दोस्त नहीं हैं, तानाशाह हैं, परेशान करते रहें, उन्हें भी कहीं ना कहीं सीबीआई का डर दिखाते रहें। मौका पड़ेगा अगर निर्णायक स्थिति में नवीन पटनायक होंगे, उनके पास कुछ सीटें होंगी साथ देने के लिए, गच्चा ये भी दे सकते हैं। जी हाँ, ये भी दे सकते हैं गच्चा। और इस तरह की बातें सीताराम येचुरी से या कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से जिनसे उनके अच्छे संबंध हैं, वो इशारा कर चुके हैं नवीन पटनायक। मौके पर और कौन कौन साथ छोड़ सकते हैं, कुछ और नाम हैं, जैसे जगन मोहन रेड्डी, पुराने कांग्रेसी और आज की तारीख में आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। एक और साहब हैं, वो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव। अब कहने को ये दोनों मूलतः सेकुलर हैं, कांग्रेसी हैं। आज की तारीख में ये दोनों शख्स हैं, ये ना एनडीए के साथ हैं, ना ये इंडिया के साथ हैं, ना ये कांग्रेस के साथ है, ना ये बीजेपी के साथ है, ये न्यूट्रल बताते हैं। अंदर की खबर ये है कि केसीआर भी कहीं ना कहीं मोदी जी से खफा हैं, जिस तरह से उनकी बेटी कविता को मोदी जी या मोदी जी की एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो केसीआर परेशान है, मौका ढूंढ रहे हैं। और जगन मोहन रेड्डी को भी लगता है कि कोई कसर परेशान करने में मोदी सरकार ने नहीं छोड़ी है, मौका मिलेगा तो इन लोगों का कहना है, इनके जो करीबी हैं, ये बता देंगे मोदी जी को कि केसीआर का मतलब क्या है, जगन मोहन रेड्डी का मतलब क्या है। यानी कहीं ना कहीं ये भी साथ नहीं देंगे अगर मोदी जी का रथ फंस गया। तो एक तरफ मोदी जी के रथ से कई लोग कूदना चाहते हैं, या जो रथ के पीछे पीछे चलना चाहते हैं वो भी मोदी जी को छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने 1 जून को, जिस दिन लास्ट राउंड की वोटिंग है, 7वें चरण की वोटिंग है, मतदान है, उसके ठीक बाद शाम को 6-7 बजे एक बहुत ज़रूरी बैठक इंडिया अलायंस की बुलाई गई है। इसमें शरद पवार होंगे, इसमें उद्धव ठाकरे होंगे, अखिलेश यादव होंगे, तेजस्वी होंगे, ममता नहीं आएंगी 1 जून को, क्योंकि उनके यहाँ चुनाव है, वो कांग्रेस से लड़ रही हैं बंगाल में। सारे लोग आएंगे, कमोबेश जितने भी साथी, स्टालिन से लेकर और केजरीवाल तक।
काफ़ी बातचीत होगी। बातचीत ये होगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। वहाँ पर उद्धव ठाकरे अपना लेखा जोखा देंगे, शरद पवार खुद बताएंगे भाई कितनी सीटें मिल रही, स्टालिन बताएंगे, बाकी जो साथी अखिलेश यादव बताएंगे कि भाई यूपी में वो क्या गुल खिलने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे, तेजस्वी भी बताएंगे। सब लोग अपनी रिपोर्ट रखेंगे, हिसाब किताब होगा। और अगर सीटें कम पड़ती हुई दिखी तो ये भी डिस्कस होगा कि नवीन पटनायक को कौन लेके आएगा, जगन मोहन रेड्डी को कौन लेके आएगा, केसीआर क्या आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या अकाली दल एक आध सीटें लेके आ जाए पंजाब में तो क्या वो शामिल हो सकता है कि नहीं। ऐसी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर 1 जून की शाम को या रात को राहुल गांधी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। और इस बैठक पर, 1 जून की बैठक पर चाणक्य की भी नज़र है, अमित शाह की भी नज़र है। उसकी वजह आगे बता रहा हूँ। अब दोस्तों, मोदी जी की जो चाणक्य हैं अमित शाह, हालांकि ये मंच से बोल रहे हैं कि 300 सीट आएगी, 400 सीट आएगी, अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं और मोदी जी भी घबराए हुए हैं। और लोग ऐसा बताते हैं कि आजकल मोदी जी के घर पर देर रात तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मीटिंग चल रही है। और मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मोदी जी घर से निकले ही नहीं, एक रैली नहीं करी। या तो वो फाइलों पे साइन करते रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहे, या स्ट्रैटेजी बनाते रहे अपने सिपा सालारों के साथ, अपने एडवाइजर्स के साथ कि करना क्या है अगर सीटें कम पड़ गई। अगर ये सीटें 272 से नीचे आती, 260, 250 और नीचे आ जाती, 240 के आसपास, तो फिर काम नायडू बाबू से नहीं चलना है। अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की भी कोशिश है कि नवीन पटनायक उनको अपने साथ लें, जगन मोहन रेड्डी को भी लें। हालांकि आंध्र प्रदेश में एक मयान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी, नायडू बाबू और जगन मोहन रेड्डी एक साथ कैसे आएंगे। अब चाणक्य तो चाणक्य ठहरे, हो सकता है एक मयान में वो 2 तलवार रख दें। तो हो सकता है जगन मोहन रेड्डी को लाने की कोशिश होगी, नवीन पटनायक को लाने की कोशिश होगी, अकाली दल को भी ला सकते हैं। यानी जो साथी बिछड़ गए उनको भी लाने की कोशिश होगी। और जिनके घर पर मोदी जी ने ईडी भेजी, केसीआर के घर बेटी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, इनको भी मोदी जी लाना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए आज जो इंटरव्यू उन्होंने ANI को दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मोदी जी की सबसे दोस्ती, हर नेता से दोस्ती है। सुनिए आप आज क्या बोला मोदी जी ने। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है या यूं कहूँ असली सवाल है वो तो यही है कि किसको कितनी सीटें मिल रही, मोदी जी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही, क्योंकि सीटें ही डिसाइड करेंगी सरकार किसकी बन रही है। और या फिर एक हंग पार्लियामेंट, एक त्रिशंकु लोकसभा है, आप कह सकते हैं किसी के पास भी बहुमत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती है 4 जून को, जिसके आप कह सकते हैं दिन उंगलियों पर रह गए, जब मशीनें खुलेंगी तो पता लग जाएगा 4 जून को। लेकिन अगर मैंने पहले कहा अगर रथ फंस गया मोदी जी का तो फिर क्या होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रथ फंस गया तो ये जो शख्स है जिसके पास हो सकता है 10-12 सीटें रहें, नीतीश कुमार, ये क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ना सिर्फ पाला बदलेंगे, एक शुरुआत कर देंगे दिल्ली में, जहां पर लोग मोदी को छोड़ के इंडिया की तरफ आ सकते हैं। और क्यों आएंगे नीतीश कुमार, अगर ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे। और क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसमें आज की तारीख में सिर्फ एक ही सवाल डिसाइड हो रहा है कि क्या जो पार्टी के सेकुलर नेता हैं वो मोदी के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। और अगर नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड डिसाइसिव पोजीशन में रहती है, निर्णायक स्थिति में रहती है, उनके वोट से सरकार बन सकती है और गिर सकती है। अगर ऐसी स्थिति में होंगे तो फिर क्या होने जा रहा है। बिग क्वेश्चन। 2 एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर रविकांत और हमारे साथ बिहार के डेटा जर्नलिस्ट हैं अभिषेक कुमार। इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो भतीजा कह रहा है कि चाचा 4 जून को बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इसके पीछे का खेल क्या है। रविकांत जी, मैं आपको एक आज का बयान सुनवाना चाह रहा था और बयान आप सुनकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये तेजस्वी यादव का बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब उनके चाचा 4 जून को बड़ा फैसला करने जा रहे हैं।
हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं तेजस्वी जी? जी, मुझे लगता है कि दीपक जी देख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को अपमानित किया गया, अब आप सोचिए नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और नीतीश कुमार के हाथ में कमल का फूल है। जिस तरह का मुरझाया हुआ चेहरा उनका था वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं एनडीए के साथ जाकर के। तो ऑब्वियस है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे और नतीजे में अगर निर्णायक होंगे नीतीश कुमार, तो निश्चित रूप से वो अपने भतीजे के साथ जाना पसंद करेंगे, माने इंडिया अलायंस के साथ जाना पसंद करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। वहां पे जाने में उनको ज्यादा अच्छा लगेगा और ये राजनीतिक रूप से भी उनके लिए हितकारी होगा, क्योंकि आखिर में आकर के नीतीश कुमार अपने दामन पे ये दाग नहीं लगाना चाहते हैं कि जीवन भर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की, सामाजिक न्याय की राजनीति की और एक ऐसा चुनाव जो बेहद निर्णायक था, जिस चुनाव में संविधान को बचाने की बात हो रही थी, आरक्षण को बचाने की बात हो रही थी, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी, उस चुनाव में नीतीश कुमार अगर उन ताकतों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे जिनमें घोषित तौर पर संविधान को बदलने की मुनादी की जा रही थी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप से भी उनके इतिहास के लिए भी बेहतर नहीं होगा। और यही सोच करके शायद उन्होंने ये संकेत जो निकल रहा है उसका ही हवाला दिया है तेजस्वी यादव ने। जी 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 मैं चाहूंगा कि अभिषेक कुमार से एक बात पूछूं। अभिषेक, आप तो तेजस्वी के घर में क्या हो रहा है, राबड़ी जी के बंगले में आज किसकी मुलाकात हुई, और नीतीश कुमार जो शाम को चाय पीते हैं जिसको भूजा पार्टी कहते हैं, वहां पर क्या क्या घटता है, आपको कोई ना कोई संजय है पटना में बैठा सब बता देता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई पर्दे के पीछे, और बड़ा स्पष्ट जवाब मैं चाहूंगा, पर्दे के पीछे क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह की बातचीत तेजस्वी यादव से या लालू यादव से हो रही है? ये तय है कि नीतीश कुमार 4 जून को या 4 जून के पहले ही, मैं तो कहता हूं संकेत मिलने लगेगा 1 जून के मतदान के खत्म होने के बाद। और मैं एक बात जान लीजिए दीपक जी, अभिषेक जी मैं एक ब्रेकिंग न्यूज जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस तरह के पुख्ता संकेत हैं कि नीतीश कुमार या उनके लोग क्या तेजस्वी कैंप से बातचीत कर रहे हैं? मतलब एक तरफ चुनाव चल रहा है लोकसभा का और पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है दोनों में। क्या बातचीत हो रही है दोनों कैंप में, नीतीश कुमार और तेजस्वी कैंप में? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, नीतीश कुमार को तेजस्वी कैंप से बात करने के लिए किसी दुभाषिए की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात, जैसे अरुण जेटली से बात करने के लिए, सुशील मोदी से बात करने के लिए उन्हें कोई बीच में मैसेंजर की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीजेपी के साथ जो उनका कनेक्टिंग लिंक था, वो दोनों लिंक अब टूट चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्हें दिक्कत सरकार चलाने में नहीं थी उतनी जितनी दिक्कत सम्राट चौधरी और बीजेपी के साथ। दूसरी बात, उनका पॉलिटिकल करियर लोकसभा चुनाव के पहले स्टेज पर चला गया, वो दांव पर था, तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, 16 में 14 सीटें तो उनकी हो गई, चुनाव वहां चुनाव हो गया जो जेडीयू लड़ रही है, और जो 2 सीटें हैं, एक उनका गढ़ नालंदा है और एक सीट ऐसी है जो चुनाव अगर वो बीजेपी के साथ लड़ते या अगर नहीं भी लड़ते बीजेपी के साथ तब भी फंसी होती। यानी अब उन्हें इन दोनों सीटों पर चुनाव में जीत हार के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ये करीब करीब तय है। और ये अब साफ हो चुका है। आप बिहार में किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ ले, बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में जनता दल यूनाइटेड उभर कर आ रही है। ये बात साफ हो चुकी है कि जनता दल यूनाइटेड को बहुत कम सीटों का नुकसान हो रहा है। 16 जीती थी, 16 पे लड़ रही है, 16 तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी सीटें 12 से कम हो जाएंगी। आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि नीतीश कुमार को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है, वो सीधे तेजस्वी से, लालू से बात कर सकते हैं और करते रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि इस बार नीतीश कुमार अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, उनके पास अच्छी खासी सीटें होंगी, बिहार की 40 में से ठीक ठाक सीटें वो लाएंगे, यानी सीटें भी उनके पास होंगी
और वो तेजस्वी यादव कैंप से बात भी कर रहे हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। वो अमित शाह और मोदी से अभी भी कंफर्टेबल नहीं है और ऐसा लगता है कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में किसी ने गन रख दी हो और तब वो जाके मोदी से मिले हों, इस तरह का प्रेशर दिखता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्या बात है कि मोदी और अमित शाह के साथ जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जो भी दोस्ती करता है, जो भी मेल मुलाकात करता है, बाद में वो उनसे जुदा हो जाता है। ये दोस्ती मोदी के साथ ज्यादा दिन चलती क्यों नहीं है और मोदी पे लोग एतबार क्यों नहीं करते? भाई नीतीश कुमार से तो यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए दीपक जी, मोदी और शाह के साथ हाथ मिलाने का मतलब है हाथ जलाना। और गुजराती लॉबी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उद्धव ओहो, ऐसा ठाकरे भी कोई हाथ जला क्या चुके क्या हैं। कहा आपने? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ओहो कौन है ओहो जो? ओहो। वहां तो जेपी नड्डा भी नहीं काम करते हैं, राजनाथ सिंह भी किनारे कर दिए जाते हैं साहब, वो तो कैमरे में भी नहीं आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार तो बहुत दूर के हैं और वैसे भी उनके डीएनए को चैलेंज कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो डीएनए जो नीतीश कुमार का है वो बिहारी है, वो तेजस्वी यादव का बिहारी है। चाचा और भतीजे में ऐसी कोई तल्ख टिप्पणी भी नहीं हुई। लालू और नीतीश में तो चूंकि बराबर का मामला था इसलिए कई बार वो तल्ख टिप्पणियां भी होती थी, लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में समझदार हैं कि उन्होंने चाचा की आलोचना तो की लेकिन हमेशा एक मर्यादा को बनाए रखा। तो ये मर्यादा जो बना। मर्यादा है वो उस राजनीति को आगे बढ़ा सकती है। कभी तेजस्वी जी प्रणाम भी कर सकते हैं, कभी चाचा जी, आशीर्वाद देने के लिए फोन कर सकते हैं। और चाचा इसके भतीजा। फादर के रिश्ते हम लोग समझते हैं कि राजनीति में क्या मतलब होता है। बड़ी बड़ी अजीब बात है। जैसे लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुआ और भतीजा एक साथ दिख रहे हैं। नहीं, मायावती अखिलेश की एक कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दिख रही पर्दे के पीछे, जिस तरह से दलित धीरे धीरे साइकिल पे जा रहा है। और इधर आप बिहार में कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे। मैं एक चीज अभिषेक आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के स्टेट लीडर जो है वो उन्हें परेशान कर रहे हैं या नीतीश कुमार को प्रॉब्लम अमित शाह और मोदी से है? क्या प्रॉब्लम अमित शाह मोदी से कंफर्टेबल नहीं है, अमित शाह से नीतीश कुमार? देखिए दीपक जी, इस पूरी आइडियोलॉजी से नीतीश कुमार को दिक्कत है। ओके। अटल जी आडवाणी जी का एक व्यक्तित्व लिबरल व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व के साथ नीतीश कुमार को परेशानी नहीं थी। दूसरी, बीजेपी की विस्तारवादी नीति इस ढंग से चलती है जिसमें तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाता है। कौन सोच सकता था कि एक ही गठबंधन में रहकर एक तीसरी पार्टी को जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़वाकर उसकी सीटें कम कराई गई? यही गठबंधन धर्म है क्या? कौन सोच सकता था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो किया गया वो कोई गठबंधन सहयोगी करेगा? कौन सोच सकता था कि अकाली दल के साथ जो किया गया वो गठबंधन सहयोगी करेगा? कौन ये सोच सकता था कि फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद करके संसद में कश्मीर के बाइफर्केशन पर फैसला होगा और वो फारूक अब्दुल्ला जो कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं और फिर उनको नजरबंद करके संसद आने नहीं दिया जाएगा और तब फैसला लिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये आज की भारतीय जनता पार्टी है ऐसी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके साथ नीतीश कुमार गठबंधन कर सत्ता में भी आए और केंद्र में भी रहे, राज्य और केंद्र दोनों जगह रहे। तो इस नेतृत्व के साथ समस्या जेडीयू वालों को तो है ही, बीजेपी के लोग करा नहीं सकते क्योंकि जेडीयू वाले किसी भी एंटी डिफेक्शन लॉ से, किसी भी वैसी आइडियोलॉजी से नहीं बंधे हैं कि उन्हें 1 जून के बाद फैसला लेने में दिक्कत हो। मुझे लगता है 4 जून को ज्यादा वक्त कह दिया है तेजस्वी ने। क्या आपको लगता है कि जैसे अगर 10-12 सीटें नीतीश कुमार ले आते हैं, जिसकी संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं, अगर 10-12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं और मोदी को 10-12 सीटों की ही जरूरत हुई, 10-15 सीटों की, तो ऐसे में नीतीश कुमार दांव दे देंगे? अगर मतलब एक निर्णायक स्थिति में हुए, एक डिसाइसिव पोजीशन में हुए कि अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार गच्चा देने जा रहे हैं गुजरात लॉबी को? दीपक जी, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा चैंपियन कौन नहीं बनना चाहेगा? जाति जनगणना का क्रेडिट इस देश में नीतीश कुमार को जाता है और वही एजेंडा इंडिया अलायंस का है। कैसे नीतीश कुमार मुकर जाएंगे? और नरेंद्र मोदी से इस देश को मुक्ति दिलाई,
अमित शाह से इस देश को मुक्ति दिलाई, देश को ही नहीं बीजेपी को भी मुक्ति दिलाई। ये क्रेडिट भला कौन नहीं लेना चाहेगा। संयोग से परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने है, अपने दामन पर लगे बार बार पलटने के दाग को धोने की भी, और देश के ऊपर जो परिस्थितियां विद्यमान है उससे देश को मुक्ति दिलाने का क्रेडिट लेने की भी। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार के सामने हालात ऐसे बनते हैं कि जेडीयू के सांसदों के बूते ही दिल्ली में सरकार को बनना या बिगड़ना है, तो नरेंद्र मोदी कतई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर ये हालात उत्पन्न हुए तो। क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है, आखिरी सवाल समय हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार के बारे में अभिषेक बता रहे हैं कि भाई पटना में खबर बड़ी गर्मा गर्म है कि 4 जून को कुछ भी हो सकता है, और आज तो तेजस्वी ने कैमरे पर बोल दिया, क्या नीतीश कुमार की तरह मोदी जी से नायडू बाबू भी दामन छुड़ा सकते हैं, एक आध और लोग भी दामन छुड़ा सकते हैं? क्या नवीन पटनायक वो भी उनको जो है कि भैया हमें आपकी इस वक्त मदद नहीं करनी, क्या जो मददगार हैं पीछे हट सकते हैं? अगर मोदी का रथ फंस गया, क्या मददगार पीछे हट जाएंगे? दीपक जी, आज नरेंद्र मोदी जी का एक बयान है, आप उसी से नतीजों का संकेत देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं हमारे संबंध उन सबसे अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब आप गोता लगा करके ढूंढना चाहते हैं कि कहां मिलेगी मछली, लेकिन मछलियां पहले ही अपना अपना रास्ता तय कर चुकी हैं कि वो कहां जाएंगे। बड़ी मछली के जाल में जाएंगी या कम से कम बचने के लिए किसी तालाब में उपवन में चली जाएंगी। हालात ये हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर मोदी जी फंसते हैं तो बचाने कोई नहीं आने वाला, कोई बचाने वाला, बचाने कोई नहीं मोदी जी बरगद है दीपक जी, बरगद है, बरगद किसी को पनपने नहीं देते। बीजेपी को भी चटकर गए, आरएसएस भी किनारे लग गया, और जो जेडीयू उद्धव ठाकरे ये सब तो आप समझ लीजिए कि क्या हुआ है उनका। बरगद का पेड़ बता दिया। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है अभिषेक, अगर मैंने पहले भी कहा डिसाइसिव पोजीशन में आते हैं, निर्णायक स्थिति में अगर नीतीश कुमार हुए 4 जून के बाद, उनके समर्थन से सरकार बन सकती है या बिगड़ सकती है? ऐसे में क्या जेडीयू में वोटिंग हो सकती है? क्या लल्लन सिंह जैसे लोग जो समाजवादी धारा के हैं, क्या ये लोग जेडीयू के भीतर एक मीटिंग कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, पार्टी के अंदर वोटिंग हो सकती है? क्या इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं पटना में? दीपक जी, जेडीयू के इंटरनल मैट्रिक्स को सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। जेडीयू में 2 खेमे हैं, एक जो बीजेपी के साथ संबंध रखना चाहता है और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। बीजेपी के साथ संबंधों के हिमायती लोगों की संख्या राज्यसभा और विधान परिषद में ज्यादा है, वहीं आरजेडी के साथ संबंध रखने वाले लोगों की संख्या विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा है। आप ललन सिंह को ले सकते हैं, आप विजेंद्र यादव को ले सकते हैं, ऐसे तमाम नाम आपको दिखाई देंगे जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ यानी राजनीति की धर्मनिरपेक्ष धारा के साथ राजनीति करना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं आप अगर बात करें प्रो बीजेपी कैंप की, तो नहीं तो बहुमत क्या है? एक लाइन में अभिषेक, बहुमत किसका है? समाजवादियों का बहुमत है, यानी सेकुलर लोगों का बहुमत है इस वक्त जेडीयू में, या जो लोग राइट विंगर हैं बीजेपी के साथ है उनका बहुमत है? एक लाइन में स्पष्ट बताइए। अशोक चौधरी और संजय झा जैसे भाजपा के हिमायतियों का बहुमत नहीं है जेडीयू में, ये स्पष्ट है। आप किसी से भी ऑफ द रिकॉर्ड जेडीयू के किसी भी नेता से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। बहुमत उन्हीं का है जो समाजवादी धारा के लोग हैं, और कम से कम मौजूदा बीजेपी के साथ वो संबंध रखने के हिमायती नहीं है। जी, बड़ी बात आपने अभिषेक कही। आपने ये कहा कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त ज्यादा नहीं है नीतीश कुमार के साथ, जो सपोर्टर है सोशलिस्ट धारा के, सेकुलर धारा के हैं, और इनके दबाव में नीतीश कहीं ना कहीं पासा पलट सकते हैं। और अगर इंडिया अलायंस ने गोल्डन ऑफर दिया, राहुल गांधी ने अगर अपना छाती बड़ी करी, और अखिलेश जैसे लोगों ने अगर थोड़ा बहुत नीतीश कुमार की हिमायत किया उद्धव ठाकरे ने, तो फिर नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं। और ये जो यू टर्न होगा, ये सरकार या तो बनाएगा या बदलेगा। दीपक जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद याद रखिए। चलिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का सूट करता है पटना की गद्दी के लिए, और जी हो सकता है के बहुमत के लालू हो सकता है, लालू जो है सोनिया गांधी को कहें कि भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए चाचा को,
कि लड़का वहां पर चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एक आप कह सकते हैं एक स्पेस जो है क्रिएट हो सकती है तेजस्वी के लिए। बहरहाल आप दोनों लोग आए और डॉक्टर साहब आपने जिस तरह की स्थिति बताई कि भाई इनसे जो दोस्ती करता है हाथ जला लेता है बरगद का पेड़, बड़ी बेबाक टिप्पणियां हैं मुझे लगता है कैमरे के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक आपने जो अपडेट दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।